जय हिंद साथियों। सशक्त समाज के इस अंक में आपका स्वागत है। जैसा हमने आपसे वादा किया है कि हम प्रतिदिन 15 अगस्त से 15 अगस्त तक आपके लिए शिक्षा के से जुड़ी हुई चीज़ों को, आपके ज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मैकाले की शिक्षा पद्धति की। तो जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, किसी संस्था के बारे में बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसकी विचार क्या है जो हमसे अलग होते हैं, और मैकाले आखिर क्यों हमें अलग समझता था, खुद को अलग समझता था, उसके समझ की मूलभूत सिद्धांत क्या है। वैसे उसके जो उसने एक जो अपनी विवेचना दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो 38 बिंदुओं पर है, और एक एक बिंदुओं पर हम प्रतिदिन चर्चा करते रहेंगे। लेकिन जो उस बिंदु का मूल जड़ है, मतलब जो उसकी आत्मा है, आखिर उसके पास, उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें क्यों आई कि वो हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया, हमारी भाषा को नष्ट कर दिया, और पूरी तरह से, एक तरह से उसके लिए कहा जाता है कि उसने एक षड्यंत्र रचा। लेकिन एक अदना सा आदमी, मतलब जिससे बेहतर, आपकी सभ्यता से बेहतर उसकी सभ्यता की समझ नहीं है, जिससे आपसे अच्छे दिमाग उसके पास नहीं है। आपके पास तो बहुत बड़े दिमाग थे, ज्ञानी थे, ऋषि थे, और मतलब तब तो 7 लाख गुरुकुल चलते थे भारत के अंदर। तो इतने बड़े गुरुकुल के पूरी सिस्टम को ढा देना, एक, ये नहीं कहा जा सकता कि उसने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था, क्योंकि उसने इतना लंबा नहीं सोचा होगा जहां आज हम पहुंच गए हैं। लेकिन हम आज यहाँ पहुँचे तो कौन से उसकी क्या विचार थे, किन बिंदुओं के कारण उसने इतना सब कुछ हमारे साथ किया, इस चीज़ का डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। तो जो उसका लेटर है, और जिसका वो बार बार जिक्र करता है, लंदन जाके भी जिक्र करता है, यहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने जब अपनी विवेचना रखता है तब भी जिक्र करता है, वह सबसे बड़ी उसकी जो विचारधारा थी, वह इस पर केंद्रित थी कि उसकी समझ में हमारे जो भारत का कल्चर है, उसमें उस समय जो मुख्यतः 3 भाषाएं बोली जाती थी, या फिर 3 भाषाओं में जो बड़ी शिक्षा थी, मतलब जो हायर एजुकेशन होते थे और जो गुरुकुल होते थे, तो ज़्यादातर 3 भाषाओं में चलते थे। वैसे तो सब जगह अलग अलग भाषाएं थी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, सब। लेकिन मुख्यतः जो एजुकेशन था, हायर एजुकेशन, वो 3 भाषाओं में था। पहला कि फारसी, ओ फारसी कहते हैं उर्दू में, और उर्दू मिक्स फारसी कह सकते हैं आप उसे। दूसरा था संस्कृत में। तीसरा था गुरुबानी। गुरुबानी मतलब जो ये पंजाब के आसपास का जो इलाका है, सिखों का इलाका, वो गुरुबानी भाषा में वहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। तो उसका कहना था कि जो हमारा साहित्य है, साहित्य बोले तो जो हमारे प्रकाशन थे, जैसे जिनके माध्यम से हम पढ़ते थे, जैसे वेद है, हम तो वेदों पे, उपनिषद पे जो हमारी पूरी शिक्षा थी उस पर केंद्रित थी। गुरबानी की गुरुग्रंथ साहिब पर पूरी तरह से केंद्रित थी, और बाकी हदीस कुरान वगैरह पे मुसलमानों की केंद्रित रहती थी। तो उसने कहा कि ये जो तीनों सभ्यताएं हैं, जो तीनों का साहित्य है, जिस पर ये शिक्षा दे रहा है, वह एकदम मूर्खों की श्रेणी में आता है, एकदम अनपढ़ है, जाहिल है, इनको कोई समझ नहीं है, मात्र इनके साहित्यों में अंधविश्वास भरा हुआ है। और उसने ये सब कहकर, और वह हमारे साहित्यों को बदलने के लिए काम करता है। और उसके लिए क्या करना पड़ता है कि अगर आप साहित्य बदलना चाहते हैं तो देखिए, आप कितने लोगों को पढ़ा पाएंगे। उस समय भारत में लगभग 20 करोड़ की आबादी थी, 1835 के आसपास। तो जब 20 करोड़ आबादी को तो पूरी तरह से आप एजुकेट नहीं कर सकते जिससे आपका साहित्य बदल जाए। तो उसने क्या किया कि यहाँ के कुछ स्कॉलर्स को 1 लाख रुपए, उस समय का 1 लाख रुपए समझो, आज करीबन 50 या 100 करोड़ रुपए हो सकता है उसकी वैल्यूएशन इतनी हो। तो इतनी बड़ी रकम देकर यहाँ के स्कॉलरों को, जो हायर एजुकेशन के लिए आते थे, उनको संस्कृत में पहले तो आपने इंग्लिश का ज्ञान करवाया, फिर इंग्लिश से हमारे साहित्यों का ट्रांसलेशन करवाया, काहे में, संस्कृत में। फिर अपने साहित्यों का हमारी भाषा में ट्रांसलेट कराना, और फिर उसे बंटवाना। मतलब कि प्राइमरी एजुकेशन से ही उसने संस्कृत खत्म कर दी, उर्दू खत्म कर दी। देखो, आपके साहित्य की समझ उस भाषा में ही केंद्रित थी। बाद में तो ये हो गया कि जिसने थोड़ी सी संस्कृत पढ़ ली, समझो हम उसे साहित्य का ज्ञाता मानने लगे, और पंडित मान के पूजा पाठ ये सब करवाने लगे। अभी आप चले जाओ तो 95% या कह सकते हो आपकी 99% ऐसे लोग हैं जिन्हें संस्कृत का ज्ञान है,
लेकिन साहित्यों का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, जीरो है। मतलब 99 बहुत बड़ा आंकड़ा है, और लेकिन कटु सत्य है। ना तो किसी पंडित को, ना किसी पुरोहित को, ना किसी कथावाचक को अपने साहित्यों का कोई ज्ञान नहीं है। अनाप शनाप उच्चारण करते हैं कुछ लोग, जो उच्चारण लिखा हुआ है उसी को बोलते हैं, लेकिन जो उसकी वैज्ञानिक समझ है उससे तो बिल्कुल परे हैं। बिरले ही कुछ लोग मिलते हैं जिनको वैज्ञानिक समझ है अपने साहित्यों की। तो उन्होंने क्या किया कि अपने साहित्यों का हिंदी में ट्रांसलेट कराया। आज अपन क्या पढ़ रहे हैं, आप अपने यहाँ जो भी हम पढ़ रहे हैं पाँचवीं छठी सातवीं से, तो देख रहे हैं सिर्फ अंग्रेज़ों ने खोज किया, इसकी खोज अंग्रेज ये यहाँ जर्मनी में हुई, इसकी खोज नीदरलैंड में हुई, इसकी अमेरिका, इसकी इंग्लैंड। मगर हमने कभी अपने साहित्यों को तो पढ़ा नहीं कि जीरो को खोज आर्यभट्ट की, कि कार्नाड ने एटम एनर्जी की खोज की, कि सुश्रुत ने सर्जरी की खोज की। हमने कुछ पढ़ा नहीं, हमने अपने साहित्य को नगण्य समझा और हम लग गए पूरी तरह से अंग्रेजी साहित्य के पीछे। हाँ, दरअसल आप पढ़ तो हिंदी में रहे थे, लेकिन वो साहित्य अंग्रेजी था। मतलब आप अपनी भाषा में में खींचे चले गए। उसका मकसद भी मैकाले का यही था कि हमें इतनी लेबर कास्ट प्रोड्यूस करनी है, हम जैसे उसको स्किल सेट के लोग चाहिए थे, लेकिन भारत में तो इतनी कम सैलरी पे कोई काम नहीं करता था, क्योंकि भारत में इतने ज़्यादा उद्योग थे उस समय। लगभग हर उद्योग चरम पर था। भारत दुनिया की आधी जीडीपी प्रोड्यूस करता था। मतलब आज अमेरिका और चाइना दोनों मिला लो, उतना अकेले भारत के पास धन था। तो भारत के लोग क्यों छोटे से पैसे के लिए इस तरह की लेबर बनेंगे। लेकिन उसने क्या किया कि जब अपने साहित्य को पढ़ाना शुरू किया, और आप अपने साहित्य को, आपके साहित्य को घृणा की दृष्टि से देखने जाने लगा, जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लेते थे हिंदुस्तान के लोग, वह अपने आप को बड़ा अपर क्लास का समझते थे, बहुत बड़ी विद्वान समझते थे। अंग्रेज भी उनको लुभाने के लिए उनको ज़्यादा इज्जत देते थे, और हमारे जो विद्वान थे उनको हमेशा निरादर, तिरस्कार, और ये बताने लगे कि ये तो सपेरों का देश है, ये सब कुछ। बहुत बहुत लंबी कहानी है, उसको हम आगे और वीडियो में बताते रहेंगे। तो हम समझना बस इतना चाहते हैं कि जो बेसिक जड़ थी, वो जड़ ये थी कि हमने अपना साहित्य भुला दिया। साहित्य का मतलब ये नहीं सिर्फ कि गाना, संगीत, ये वो सब। साहित्य का मतलब जो हमारी पुरानी पुस्तकें हैं, जिस पे हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, हमारे वैज्ञानिकों द्वारा और हमारे दार्शनिकों द्वारा, जो दार्शनिक जितने भी हुए, शंकराचार्य जी, चाणक्य, जितने भी लोग दार्शनिक हुए, उनके द्वारा जो लिखी गई बुकें हैं, उनके जो दिए हुए सिद्धांत हैं, हमने उनको भुला दिया। अब हम पढ़ रहे हैं कार्ल मार्क्स को, हम पढ़ रहे हैं लेनिन को, स्टालिन को, खुर्दीम को। मतलब पूरी तरह से उन लोगों को पढ़ रहे हैं जिनकी विचारधारा उनके पर्सनल जीवन में भी कभी भी 100% श्योर अपने जीवन में भी नहीं हुए। हर व्यक्ति जिसने अगर 20-30 साल की उम्र में कोई थ्योरम दी है, वो अपनी ही ज़िंदगी के जब 50वें साल में पहुंचा है तो उसी थ्योरम से वो बाहर हो गया। मतलब उसको वही चीज़ गलत लगने लगी। मतलब वो खुद कभी भी श्योर नहीं थे, और उनकी द्वारा बनाई गई किसी भी साहित्य के को लेकर पूरी दुनिया में कोई श्योर नहीं है। जिस वामपंथ के जनक, जिस मार्क्सवाद के जनक इंग्लैंड, यूरोपीय देश के लोग यूरोप देश में हुआ, वो अब यूरोप और अमेरिका उससे बहुत डरते हैं, मतलब घृणा करते हैं। सोचिए, जिनका साहित्य है वही नहीं मान रहे, वो तुम्हारे साहित्य को मान रहे हैं। वो इंजीनियरिंग पे जा रहे हैं, वो इनोवेशन में जा रहे हैं, क्योंकि इनोवेशन और इंजीनियरिंग उनकी सभ्यता में नहीं था कभी। उन्होंने यहाँ से अडॉप्ट किया। सिर्फ उन्होंने कुछ चीज़ें जो हमसे ले गए और हमको इस तरह की विचारधारा, कुंठित विचारधारा में दे गए कि हमने ताउम्र पिछले 250 सालों से मैक्सिमम लेबर प्रोड्यूस करने की कोशिश की है। मतलब बच्चा, माँ बाप उसको छोड़ते ही हैं स्कूल इसीलिए कि तू अच्छा नौकर बन के बाहर निकल। उसकी पैदाइश ही नौकर बनने के लिए ही हुई है। हर माँ बाप का सपना है। ऐसा शायद दुनिया में कहीं नहीं होगा, बिरले होगा कि किसी माँ बाप यह सोचें कि मेरे बच्चे बहुत उत्तम प्रगति के मजदूर बने। दोस्तों, अब हम वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मैकाले की शिक्षा पद्धति के बारे में, और हमारे जो उसने फिर पहले तो सिर्फ एजुकेशन में हमारे ऊपर उसने हमला किया, और उसके बाद वह हमारे नियम, हमारी मान्यताओं पर भी हमारे लिए अलग संविधान बनाया। जो संविधान अक्सर वो बनाते हैं जिनको रूलिंग क्लास होता है, जो शासन करना चाहते हैं,
और कम संख्या में होकर, और वो सोचते हैं कि यार किन नियमों के तहत हम इनको गुलाम बना के रखें जब दूसरे देश का आके शासन करता है। वैसे नियम उसने बनाए और वो नियम हम आज भी मान रहे हैं। मतलब उसकी 1860, 1863, 1865 की बनाई हुई आईपीसी धारा, इंडियन पेनल कोड, आज भी भारत में वही इंडियन पेनल कोड है। मतलब सोचो कि आप क्या, जो कभी आपके ऊपर अत्याचार कर रहा था, उसने जो नियम बनाया उसके नियम आज भी आप फॉलो कर रहे हो। और दूसरा, उसने जो शिक्षा दी वो शिक्षा आज भी आप फॉलो कर, मतलब उसी के माध्यम से चल रहे हो। तो इन सब का जिक्र हम विस्तृत रूप से करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।